दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविधान के उन अनुच्छेद को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। दोस्तों आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। मूल अनुच्छेद की संख्या संविधान में आज भी इतनी ही है। हालांकि दोस्तों समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है और 25 भाग, 12 शेड्यूल यानी अनुसूची भारतीय संविधान में है। तो दोस्तों मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मूल अनुच्छेद की संख्या अब भी संविधान में उतनी ही है। हालांकि इसमें संशोधन करके आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए दोस्तों संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसे एक उदाहरण से समझिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 300 का ए, इसे भी संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से अगर जोड़ी जाए तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। फ्रेंड्स आशा है कि आप सभी को यह क्वेश्चन आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में यह बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दोस्तों संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद है और अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो भाग भी याद रखिएगा। नागरिकता दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंड्स 3 तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पूछा जाए कितने तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 बताइएगा। और कितने तरीके से भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति की जा सकती है, तो फ्रेंड्स 3 तरीके से। भारत का संविधान भारतीय नागरिकता और किसी विदेशी देश की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता है, यानी कि दोस्तों भारत में इकहरी यानी एकल नागरिकता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स के द्वारा भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के द्वारा भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। फ्रेंड्स मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में 5 अनुच्छेद यानी 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यह भी। तो आर्टिकल 16 इसका राइट आंसर रहेगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 17। दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत करता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं।
करेक्ट आंसर इसका रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अनुसार दोस्तों भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मान से व्यक्तियों को सम्मानित करता है। फ्रेंड्स इसी आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में भी बताता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। फ्रेंड्स बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 19। काफी ज्यादा यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाषण और अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने विचारों को व्यक्त करना। इसकी स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 19 में बताया गया है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी बताई गई है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 24। दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने यानी फैक्ट्री में, माइंस यानी खान या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 29। दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग में बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम आदि आते हैं और इनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 में की गई है। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह आर्टिकल 29 उपबंध करता है। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 32। फ्रेंड्स भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। फ्रेंड्स आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 में है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी अनुच्छेद याद रखिएगा। यही प्रावधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में किया गया है। फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा कि DPSP भारतीय संविधान का भाग 4 आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 38। दोस्तों आर्टिकल 38 के अंतर्गत DPSP में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 40। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करे। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। फ्रेंड्स बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आर्टिकल 48A इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स DPSP में आर्टिकल 48 के A के अंतर्गत भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51A। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के A में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है। यह भी अनुच्छेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था।
दोस्तों आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़ा गया। फ्रेंड्स, इसे रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51 के A के तहत रखा गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। दोस्तों, कार्यपालिका का अर्थ होता है कि जो कानून को लागू करवाए, और भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा आर्टिकल 53 के अंतर्गत करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन, अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 61। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। तो इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक भी होता है। फ्रेंड्स, बात करें अगर महाभियोग की, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 61। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आर्टिकल 72 आप याद रखिएगा, यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 63। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फ्रेंड्स, यह आपको पता होगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। और फ्रेंड्स, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो उसे वेतन भी राष्ट्रपति के ही समान दिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 75। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 76। दोस्तों, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 है। महान्यायवादी भारत सरकार का कानून अधिकारी होता है, यानी विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही क्राइटेरिया होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 108 यानी 108। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद के ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है, लेकिन विधेयक को दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
फ्रेंड्स, एक विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है यदि उसमें कराधान यानी टैक्स, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना यानी बोरो, भारत के संचित निधि में व्यय या प्राप्ति हो तो उसे धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे भी आप नोट कीजिएगा। दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर उसे वापस नहीं भेज सकती। तो धन विधेयक फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल 110 में है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आर्टिकल 112 यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एक वर्ष का बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है और यह आर्टिकल 112 में भारतीय संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी की जा सकती है। और फ्रेंड्स, यह आर्टिकल 123 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में ना हो। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह की होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 124। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधित प्रावधान है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जस्टिस की संख्या 34 एक मुख्य न्यायाधीश सहित होता है। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि बताइए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 143। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्राइटेरिया यह रहेगा कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा वह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 148। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति की जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार का अंकेक्षक यानी ऑडिटर होता है। नेक्स्ट है, मूल संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 153। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जो उस राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा। संविधान के भाग 6 में दोस्तों राज्य में शासन के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा कि राज्य भारतीय संविधान के भाग 6 में है। राज्य हो या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फ्रेंड्स ये सभी भारतीय संविधान के भाग 6 में है। आर्टिकल्स भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, भाग 6 आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है, जो राज्य के कानून को कार्यान्वित यानी इंप्लीमेंट करती है और उसे लागू करती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट है, इसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 169। दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा कि विधान परिषद में उच्च सदन विधानमंडल होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं ये जो 6 राज्य हैं इनमें विधान परिषद है और विधान परिषद की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या फ्रेंड्स 100 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनमें से एक है उत्तर प्रदेश, जहां पर विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें 100 है। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होती है। इसके साथ साथ दोस्तों विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 252। दोस्तों, अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल अगर एक संकल्प पारित करती है और संसद से अनुरोध करती है तो संसद उन राज्यों के लिए आर्टिकल 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 263। दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स, अंतरराज्यीय परिषद की बात करें तो यह संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेट यानी चर्चा के लिए होती है। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 263 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच में टैक्स का आवंटन किया जाता है, यानी कि बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243 डी। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 का डी याद रखिएगा, पंचायतों में सीटों के आरक्षण यानी रिजर्वेशन से संबंधित है। फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो 1993 में किया गया था। फ्रेंड्स इस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज के बारे में संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में कुल 16 अनुच्छेद हैं, तो भाग भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है और अनुच्छेद 243 में कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था, तो यह स्थान भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 300 का। दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक यानी कानूनी अधिकार है, यह आर्टिकल 300 के क में बताया गया है। देखिए दोस्तों संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 में है। वित्त हो या संपत्ति हो, संविदा हो या मुकदमे, ये सभी दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 12 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक भारतीय संविधान का भाग 12 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के स्थापना का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की संख्या बढ़ा सकता है व घटा सकता है। फ्रेंड्स वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 324। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग से संबंधित भाग 15 है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित है? फ्रेंड्स यह भी आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 343। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो दोनों आप याद रखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। दोस्तों संविधान के 8वें अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा, यह आर्टिकल 352 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 356। दोस्तों भारत में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 360। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स ऐसा भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल को लागू किया गया हो। फ्रेंड्स आप सभी को 3 अनुच्छेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इमरजेंसी से संबंधित है, तीनों याद रखिएगा, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को बताता है और वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 बताता है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368 में। दोस्तों संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह आर्टिकल 368 में बताया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो भाग भी याद रखिएगा, संशोधन भाग 18 में है
है। आर्टिकल 368 में संशोधन की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? तो साधारण विधि द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो फ्रेंड्स, संशोधन के बारे में आप सभी इतना याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि संविधान का भाग 18 जो है, यानी कि संविधान संशोधन है, वह भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यह भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 को साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।